से देखिए, मिक्स करने के बाद मोलरिटी ऑफ यूरिया वही लेंगे या चेंज करके लेंगे? बोलिए। नहीं, यही तो बात है, मोलरिटी चेंज हो जाएगा ना। मिक्स करने से पहले का मोलरिटी था 0.1, राइट। क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है? इफ़ 200 ml ऑफ 0.1 यूरिया सॉल्यूशन इज मिक्स विथ 300 ml ऑफ 0.2 m ग्लूकोज सॉल्यूशन, बिफोर मिक्सिंग था 0.1 एंड 0.2, राइट। और यूरिया एंड ग्लूकोज बोथ आर नॉन रिएक्टिंग, आपस में रिएक्शन नहीं करेगा, तो नहीं लगता है कि इट इज़ काइंड ऑफ यूरिया के लिए अगर करते हैं तो M1V1 इक्वल टू M2V2 और M1 कितना 0.1। आप लोग अपना मिस्टेक देखिएगा, क्या मैं सही बोला? इसलिए जो भी लोग ये मिस्टेक कर लिए हैं वो प्लीज़ देख लीजिए। तो M2 के लिए होना चाहिए 0.1 इंटू 2/5। सुरैया देखिए तो सही है मेरा बोलना। वो वैसे ही, इसलिए यूरिया के लिए ये लेना पड़ेगा। ग्लूकोज के लिए भी सेम सिचुएशन, समझ गए एरिना भास्कर? तो यहाँ पे ये करना पड़ेगा, ये बिफोर मिक्सिंग था दिस वन, लेकिन हम लोग को ऑस्मोटिक प्रेशर मिक्सचर का पूछा जा रहा है, तो मिक्स करने के बाद हम लोग को मोलरिटी देखना है, राइट। तो इस केस में अगेन ग्लूकोज के लिए M1V1 इक्वल टू M2V2, तो M2 इक्वल टू 0.2 इंटू 300 और डिवाइड बाई 500, मतलब 0.2 इंटू 3/5। तब जाकर नेट ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू क्या लिखेंगे? C1RT प्लस C2RT, राइट। RT को कॉमन ले लीजिए, तो 0.1 इंटू 2/5 प्लस 0.6/5 इंटू 0.0821 इंटू कितना है, टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, 300। कैलकुलेशन पार्ट आपका, ठीक है। ये आंसर एटमॉस्फेयर में आएगा। तो अगर किसी का मिस्टेक हुआ है तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिएगा कि कॉन्सेंट्रेशन मिक्स करने के बाद बोला गया है या बिफोर मिक्सिंग। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज से लग रहा था कि बिफोर मिक्सिंग है, राइट। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट। अगर समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट लेके मैं आगे बढ़ता हूँ, हटाऊँ? प्लीज़ डिस्कशन क्लास में रहिएगा। ये क्वेश्चन, इनिशियल वाला क्वेश्चन को देखकर इसका मत कीजिए, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा, उतना से काम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पढ़ लेते हैं। इफ़ यूरिया सॉल्यूशन एट 500 केल्विन हैज ऑस्मोटिक प्रेशर दिस वन एंड ग्लूकोज हैज ऑस्मोटिक प्रेशर दिस वन। इफ़, चलिए इस क्वेश्चन में क्या रहेगा? क्वेश्चन में रहेगा कि पहला इन्फॉर्मेशन से हम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया पता चल जाएगा और दूसरे इन्फॉर्मेशन से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज पता चल जाएगा, और उसके बाद 200 ml ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन एंड 400 ml ऑफ सेकेंड सोल्यूशन आर मिक्सड एट 400 केल्विन। तो नहीं था कि फिर से जो कॉन्सेंट्रेशन पता चलेगा वो मिक्स करने के बाद कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा। अभी जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 3, मतलब कहने का मतलब हुआ कि पाई पहले इंडिविजुअल दिया था C1RT1 और ये अगर यूरिया के लिए काम करते हैं तो यहाँ से C1 निकाल लेंगे, करेक्ट, बिफोर मिक्सिंग, और अगर ग्लूकोज के लिए काम करते हैं, बस 2 लाइन में सॉल्यूशन करता हूँ। π2 इक्वल टू C2RT2, तो यहाँ से C2 निकाल लेंगे। आफ्टर मिक्सिंग यूरिया का C1 डैश अगर करते हैं तो क्या इसके लिए लिख दिया जाए? C1V1 और डिवाइड बाई V1 प्लस V2।
और ग्लूकोज के लिए अगर किया जाए C2 डैश आफ्टर मिक्सिंग, तो C2 डैश इक्वल टू C2V2 और डिवाइड बाई V1 प्लस V2, तब जाकर लगाइएगा पाई इक्वल टू C1 डैश RT3 और प्लस C2 डैश RT3, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा, तब यहाँ से आंसर आ पाएगा। समझ गए? देख लीजिए, कैलकुलेशन पार्ट तो कर लेंगे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इसको हटा दें। तो आप लोगों से कौन कौन लोग ऐसे कर लिए थे एग्जैक्टली, और नहीं किए थे तो अपने मिस्टेक को देखकर यहाँ से सुधार लीजिएगा, या डायरेक्ट C1 ही लगा दिए थे। यहाँ पे कौन कौन लोग C1 लगा दिए थे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में अगर वही काम किए हैं तो यहाँ भी वही काम किए होंगे, राइट। बट नहीं था कि ये चीज़ हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर मिक्सिंग फॉर नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर ये कुछ जस्ट लाइक डाइल्यूशन के जैसा ही है, राइट। देखिए भाई, तो क्वेश्चन टफ नहीं रहता है, पूरा सिलेबस को बस याद रखना रहता है, दैट्स इट। हम लोग क्या करते हैं, जो चैप्टर पढ़ते रहते हैं उसमें PhD कर लेते हैं, लेकिन पूरा सिलेबस जो एकदम बैलेंस एक लेवल का बना के अपने लेवल का एग्जाम का, और पूरा सिलेबस अगर आपके माइंड में चलते फिर दौड़ रहा है, 10 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का, पूरा ऑर्गेनिक का रिएक्शन, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। अब उसमें सारा क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, कुछ में माइंड क्लिक नहीं करता, मोटा मोटी क्वेश्चन बन जाता है। अब यहाँ देखिए, कैलकुलेट पाई ऑफ सोल्यूशन हैविंग 0.1 m NaCl and 0.2 m sodium sulfate and 0.5 HA weak acid which is 20% dissociation solution। ऑलरेडी सॉल्यूशन बनाया हुआ है, सॉल्यूशन बनाने के बाद का कॉन्सेंट्रेशन है, पढ़ा तो लैंग्वेज से पता चल गया। सॉल्यूशन में सॉल्यूशन बनने के बाद कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट NaCl सोडियम सल्फेट इन सब का अगर डिसोसिएशन नहीं दिया हुआ है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मानकर काम कीजिएगा, करेक्ट। अगर नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले पाई NaCl बांडा फैक्टर आई NaCl का निकाल लेंगे, कितना होगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई, यही था ना। 1 माइनस 1 प्लस 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2। वांडा फैक्टर सोडियम सल्फेट का सर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई का काम यहाँ पे 3 करेगा। 1 माइनस 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा स्टूडेंट। और वांडा फैक्टर एसिड का कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई, इज इट राइट। तो 1 माइनस 0.2 और प्लस 0.2 इंटू 2 सही है ना, मतलब 1.2, इज इट राइट। तब नेट ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू I1C1RT, देखिए तो मैं सही लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, I2C2RT प्लस I3C3RT, RT सब में कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो I1C1 I2C2 अब प्लस I3। कौन कौन लोग मेरे सोल्यूशन को पकड़ पाए कि मैंने क्या किया, ठीक है। तो यहाँ से कीजिएगा, आंसर पक्का आ जाएगा। बट ये जो लिख रहे हैं वो नॉर्मल लिख रहे हैं या एबनॉर्मल, सर रियल वाला एक्सपेरिमेंटल मतलब एबनॉर्मल, राइट। और यहाँ से क्या सीखे कि अगर नहीं दिया रहेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaCl सोडियम, इतना मोटा मोटी आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट रहता है वह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ही काम करता है। बट अगर सोडियम सल्फेट का मेंशन कर दिया गया कि इसका 80% डिसोसिएशन है, तब वहाँ पे आपको आर्गूमेंट नहीं करना कि तो स्ट्रॉन्ग था। एक क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया, मैं मान लिया, राइट। हो सकता है कि मैं यहाँ देखिए, नो डाउट NaCl इज वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बट एक गिलास वाटर में अगर 200 ग्राम नमक डाल दीजिएगा तो क्या घुलेगा या कुछ बैठ भी जाएगा, घुलना कम हो जाएगा। दैट्स वाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है 80% डिसोसिएशन, इसका मतलब पानी थोड़ा कम कर दिए होंगे तो उसका डिसोसिएशन थोड़ा कम पड़ जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ से अभी एक लाइन से क्वेश्चन डिस्कस करते हुए आगे बढ़ूंगा, हो गया ना।
0.04 m sodium sulfate solution at 300 Kelvin is found to be isotonic with 0.05 NaCl, 100% dissociation. So कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सोडियम सल्फेट। तो देखिए, आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सोडियम सल्फेट का पूछ ही रहे हैं तो खुद से तो आप मान नहीं पाइएगा, तो मान लेते हैं कि डिसोसिएशन अल्फा है, राइट। और आइसोटोनिक बोला गया है और दोनों का टेम्परेचर सेम रखा गया है, यही सॉल्यूशन, ये लैंग्वेज है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं सोडियम आइसोटोनिक का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, दिस इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ NaCl, और इसका वांडा फैक्टर सोडियम सल्फेट का कितना आ जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू 3, मतलब 1 प्लस 2 अल्फा, इज इट राइट। 1 प्लस 2 अल्फा, इसका कितना कॉन्सेंट्रेशन 0.04 इंटू RT इक्वल टू इसका वांडा फैक्टर 2 रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन रहेगा 0.05 और RT तो कॉमन हो गया ना, टेम्परेचर सेम ही रखा गया है, राइट। तो ओनली अननोन इज अल्फा, यहाँ से अल्फा निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इफ 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इज डिजॉल्व इन बेंजीन टू मेक 1 लीटर एट 300 केल्विन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी 1 पॉइंट कितना है 648 m। इफ इज नोन दैट एसिटिक एसिड इज इन बेंजीन फॉर्म डाइमर, डायग्राम भी बनाया हुआ है। तो डाइमराइजेशन के लिए फार्मूला ही था ना, 1 माइनस अल्फा था या 1 प्लस अल्फा था, 1 माइनस अल्फा ना, अल्फा बाई एन, राइट। तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, क्योंकि डाइमर हो रहा है। चलिए, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू क्या, ICRT 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, और कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा 6/60। एसिटिक एसिड का कितना होता है मोलिकुलर वेट 60 इंटू 0.0821 इंटू कितना 300 और 1.64, यहाँ से अल्फ़ा निकल जाना चाहिए, कितना 2/3 आता है क्या। आप लोग तो सॉल्व किए हैं ना, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना आया है 7 का ये रहेगा। यहाँ से अल्फ़ा निकालिएगा, डैम से और निकल जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करने से बेटर है। मैं आंसर से बता देता हूँ यहाँ पे, मतलब यहाँ के बाद तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू है 2/3। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 200 ml ऑफ ये बढ़िया क्वेश्चन है। इफ 200 ml ऑफ 0.2 m बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज मिक्स विथ 500 ml ऑफ 0.1 m सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, कैलकुलेट द पाई ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, तो आपके माइंड में रहेगा कि सर सॉल्ट का सॉल्ट के साथ रिएक्शन होता है, सॉल्ट का सॉल्ट के साथ भी रिएक्शन होता है। अगर हो सकता है ऐसे रिएक्शन होता है, यहाँ देखिए ये है क्या बताइए तो,
बोलना है भाई, सिल्वर नाइट्रेट, और ये क्या है NaCl। आपको नहीं ताकि मिक्स कर दीजिएगा तो AgCl प्रेसिपिटेट होने के वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ चला जाएगा, करेक्ट। और इस क्वेश्चन में एक चीज़ नोट कर लीजिए, मान लेते हैं कि आप पानी में सैंड को डाल दीजिएगा और तब सोचिएगा सैंड मेरा सॉल्यूट है, क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा? भाई सॉल्यूशन में नहीं है वो तो जाके बॉटम में बैठ गया, राइट। जब सॉल्यूशन में जो है ही नहीं तो वो उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, ये करेक्ट। इसका मतलब किसी भी रिएक्शन में मानते रिएक्शन हो रहा है और उसमें कोई आपस में कंबाइन होकर अगर प्रेसिपिटेट आउट होता है तो दैट सॉल्यूट या दैट सब्सटेंस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इज राइट। तो BaCl2 अब प्लस क्या है सोडियम सल्फेट, एक्चुअली बेरियम सल्फेट ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है स्टूडेंट। ए प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, मतलब ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए इसको हम लोग काउंट में नहीं रखेंगे, करेक्ट। अब यहाँ पे मिलीमोल निकाल लेते हैं। बेरियम क्लोराइड का कितना मिलीमोल था 40, और सोडियम सल्फेट का कितना मिलीमोल है 50 ना, 50। बोलिए विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, दिस वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, राइट। तो जब व्हेन रिएक्शन ओवर तो ये 0 रहेगा, ये मेरे पास 10 रहेगा, ए बनेगा 40 और ए बनेगा 80, इज इट राइट। तो आपके सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है, तो सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है इसको सॉल्यूशन के लिए काउंट मत कीजिएगा, राइट। या सॉल्यूशन में नहीं है तो सॉल्यूशन में सर ए बचा हुआ है और ए बचा हुआ है, करेक्ट। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि अब जो पहले सोडियम सल्फेट का मोलरिटी था वही रह जाएगा या आप नया मोलरिटी बन जाएगा? सर नया होगा, और नया होगा तो क्या लिखेंगे 10 बाई कितना, बोलिए सर 700, ऊपर में मिली मोल तो नीचे में टोटल वॉल्यूम लेंगे, राइट। अब मिक्स होने के बाद टोटल वॉल्यूम 700 हो गया पूरे सॉल्यूशन का, ऊपर में मिली मोल तो नीचे में ml, इज इट करेक्ट। 1/70 समझ गए। और मोलरिटी ऑफ NaCl ये कितना हो जाएगा 80/70, 700 मतलब 8/70, इज इट राइट। तब ऑस्मोटिक प्रेशर, सर इसमें अब एक नया बात, तो अगर नहीं जानते कि बेरियम सल्फेट यहाँ पे प्रेसिपिटेट आउट होगा तो आप इसका भी काउंट करते, आंसर नहीं आता। तो इस बात में यही एक नया बात सीखे कि बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल होता है, जो प्रेसिपिटेट आउट होता है वो सब्सटेंस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर CP, राइट। तो ये आपका जेईई मेन लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा। अभी जितना आसान लग रहा है क्योंकि हम लोग साथ में सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे पाई इक्वल टू क्या, कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, अब ए रहेगा और ए रहेगा, राइट। और इसका अगर नहीं मेंशन किया हुआ तो वांडा फैक्टर 3 हो जाएगा और इसका वांडा फैक्टर 2 हो जाएगा। तो क्या डायरेक्ट कर दें 3 × 1/70 इंटू RT अब प्लस 2 × 8/70 इंटू RT, देखिए तो सही है। ए टर्म मैंने लिखा सोडियम सल्फेट के लिए, ए टर्म में लिखा NaCl के लिए, ए टर्म था वांडा फैक्टर ऑफ NaCl, ए टर्म था वांडा फैक्टर ऑफ Na2SO4। मतलब एग्जाम में आपको जो जैसे मैं फटाक से रफ में करता हूँ वैसे ही आपको करना पड़ेगा। वांडा फैक्टर 100% डिसोसिएशन माइंड में कैलकुलेट हो गया, राइट। सॉल्यूशन कर लीजिएगा। मेन थीम मैं आपको बता दिया, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट का भी कॉन्सेप्ट आ गया, थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट भी आ गया, राइट। नंदन ज्वाइन किए हुए हैं, समझ में आ गया है। साजिद चलिए, हिमाश्री इसको हटाएं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9, चलो पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। तो मैं पूरा रिएक्शन देता हूँ। देखो क्या रिएक्शन बैलेंस है। K2HgI4 कौन सा रिएजेंट है? नेशनल रिएजेंट। फोर्टी ना मिलीमोल, और इसका कितना रहेगा 400। विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट? ऑब्वियसली दिस वन शुड बी लिमिटिंग रिएजेंट, राइट। तो रिएक्शन ओवर का तो ये होगा 0। इसमें से जाएगा कितना सर? 40 के लिए 160 चला जाएगा, बचेगा कितना? 240। अब हाँ ना बोलिए, एक के लिए 4 तो 40 के लिए 160, तो 400 में से 160 मिलीमोल चला गया, तो बचेगा कितना? 240, राइट। इसका बनेगा कितना? 40। इसका कितना बनेगा? 80। यहाँ तक समझ में आ गया। और जनरली अगर नहीं भी मेंशन किया रहेगा तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, अगर नहीं मेंशन किया हुआ है तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में काउंट करते हुए आप उसका 100% डिसोसिएशन लेकर काम कीजिएगा, ठीक है। तो इसका वांडा फैक्टर कितना होगा? इसका 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू एक्स। वेरी गुड। एक्स प्लस वाई का काम कौन करेगा? एक्स प्लस वाई का काम 3 करे होगा। जब ब्रेक होगा तो 2 पोटेशियम का और 1 इसका मिलेगा, तो 1 माइनस 1 प्लस 1 इंटू 3 मतलब 3। और इसका वांडा फैक्टर तो पहले से जानते हैं, और इसका भी वांडा फैक्टर पहले से जानते हैं। तो क्या नेट और अब नेट ऑटोमोटिव प्रेशर के लिए ये तो मेरे पास है ही नहीं, तो ए है और ए है, बस इसके लिए लिख देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू KI, ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू K2HgI4 अब प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू KCl। लेकिन अब आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना लीजिएगा? 200, 800 या 1000 ml? 1000। तो मोलरिटी ऑफ KCl कितना, KI कितना हो जाएगा? मोलरिटी ऑफ KI हो जाएगा, आपके पास इतना ही तो बचा हुआ है। अब मोलरिटी ऑफ K2HgI4 क्या हो जाएगा सर? 40/1000। और मोलरिटी ऑफ KCl क्या हो जाएगा? 80/1000। और सबका वांडा फैक्टर पता है तो डायरेक्टली यहाँ से लिखते हैं 2 इंटू 240/1000 RT, सबकी टेम्परेचर सेम रहेगा। उसके बाद 3 इंटू 40/1000 RT अब प्लस 2 इंटू 80/1000 RT कॉमन लेके बाद में पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है क्या? हाँ टेम्परेचर दिया हुआ है।
एक बार लिख लीजिए। टेन 11 12 तो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। सॉल्व हो गया एवरीवन? चलिए क्वेश्चन नंबर 13। ये प्रॉब्लम आरसीएम में भी है। इस प्रॉब्लम को पता नहीं, मैं सॉल्व करता तो मुझे प्रेशर कुकर में जो सेपरेटर रहता है उसका ख्याल आ जाता है। एक्चुअली प्रेशर कुकर में हम लोग एक साथ एक काम करते हैं ना कि चावल भी डाल दिया और एक सेपरेटर में दाल भी डाल दिए, मतलब बैचलर लाइफ में, करेक्ट। बट इसका अलग सोल्यूशन, इसका अलग सोल्यूशन है। और अगर दोनों, तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करेगा, ये जो क्रिएट करेगा, ऐसा नहीं था कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर को कॉमन होना पड़ेगा। दोनों का ऊपर का सर्फ वॉल्यूम तो स्पेस तो कॉमन हो गया ना, तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, कॉमन होना पड़ेगा। इज इट राइट? बट यहाँ पे एक रिजिड बाउंड्री दे दिया गया है। देखिए भाई, ये इनडायरेक्ट एसपीएम का काम करेगा, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट, राइट। इट इज़ नॉट एसपीएम बट एसपीएम के जैसा ही बना दिया गया। समझ रहे हैं सूर्या मैंने क्या बोला? एसपीएम का काम भी तो यही था ना कि दोनों सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन को कॉमन कर दे, आइसोटोनिक बना दे, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअल में कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 0.1, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन 0.1, और दोनों में 100 ml। आपको नहीं था कि ये हाइपरटोनिक है, ये हाइपोटोनिक है। ये सॉल्यूशन वॉल्यूम सेम है बट भाई इसका 0.1 मोल NaCl है, वो 0.2 मोल का काम करेगा, राइट। तो ये हो गया हाइपरटोनिक, ये हो गया हाइपोटोनिक। तो हाइपरटोनिक है, ये हाइपोटोनिक है, और ऊपर का तो दोनों का ऑस्मोटिक यहाँ पर जो प्रेशर क्रिएट होगा वो प्रेशर तो कॉमन रहना पड़ेगा। कॉमन कैसे होगा? कॉमन तब तक नहीं होगा जब तक कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं हो जाए, राइट। और कॉन्सेंट्रेशन सेम कैसे होगा? तो सर कॉन्सेंट्रेशन सेम होने के लिए इसको तो डाइल्यूट करना पड़ेगा, तभी सेम हो सकता है, अदरवाइज तो नहीं सेम होगा, राइट। तो इसका तरीका ये रहेगा कि यहाँ से कुछ वेपर बनेगा और ये रिजिड बाउंड्री है तो वेपर बन के फिर यहाँ पे जाकर कंडेंस हो जाएगा, समझ गए। और कोई तरीका नहीं था कॉमन करने का। सर तो ये तो मोटा मोटी कुछ बारिश होने के जैसा हो गया, राइट। तो मान लेते हैं, समझ रहे हैं मेरा समस्या क्या था? मेरा समस्या बहुत सिंपल सा था कि यहाँ अब दोनों का यहाँ का प्रेशर कॉमन रखना है और कॉमन हो नहीं पाएगा। तो कॉमन करने का एक ही तरीका था कि यहाँ से कुछ वेपर आउट हो, यहाँ का सॉल्वेंट वेपर में जाए और यहाँ पे जाकर कंडेंस कर दे। तो सर यहाँ से तो यहाँ से नहीं भेजेंगे ना, अगर एसपीएम रहता तो कमाल का बात हो जाता है, एसपीएम है नहीं, तो ये इनडायरेक्ट एसपीएम का जैसा काम कर रहा है अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ से x ml चला गया यहाँ से यहाँ,
तो यहाँ पे बचा कितना 100 माइनस एक्स, करेक्ट। और यहाँ पे कितना हो गया 100 प्लस एक्स। तब यहाँ पे कर दीजिए पाई NaCl इक्वल टू पाई, यूरिया था ना, यूरिया। और इसके लिए NaCl के लिए वांडा फैक्टर 2 ले लेते हैं, और C के लिए कितना लीजिएगा 0.1 बाई 100 प्लस एक्स और डिवाइडेड बाई 1000। बोली तो मैंने डिवाइडेड बाई 1000 क्यों किया, मोलरिटी ऊपर में यस, लेकिन 1000 कैंसिल ही हो जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। और इक्वल टू इसका तो वांडा फैक्टर 1 ही रहेगा ना, अनडिसोसिएटेड है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। और यहाँ पे 0.1 बाई इसका 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1000 RT। RT और RT कैंसिल हो गया, 1000 और 1000 कैंसिल हो गया, तब बचा कितना 0.2 बाई 100 प्लस एक्स। इसमें आपसे बना था भास्कर, अच्छा ट्राई नहीं किया, 7 तक ही ट्राई किए थे, हालांकि एक बात बनाए होंगे इसको, यहाँ से एक्स निकल जाएगा डैम श्योर, बना लीजिए, निकाल लीजिए। बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हेल्प कीजिए, कैसे होगा। आप लोग इसमें दिमाग लगाएंगे या मैं सॉल्व कर दूं, या इसमें थोड़ा बनाना चाहिए आप लोग को। या नहीं बनेगा, दो ही बात हो सकता है कि सर आप सॉल्व कर दीजिए। सूरज इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, तो कैलकुलेशन पार्ट रहने दीजिए, फिर एक रफ स्केच कि कैसे कैसे जाना है। सब लोग ट्राई कीजिए।
आपका रिक्वायरमेंट क्या है? तो निकालना है सर कैलकुलेट डेल्टा पी, मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राइट। ध्यान से देखिएगा, यही तो है RLVP, राइट। और RLVP के लिए क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, राइट। बट यहाँ पे आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिखिएगा या I इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिखिएगा? I इंटू लिखेंगे, क्योंकि A जो है वो एबनॉर्मल वाला ना, तो एबनॉर्मल के लिए किससे कितना से मल्टीप्लाई करते हैं? इससे। तो क्या यहाँ से डेल्टा पी इक्वल टू एक्स आई भांडा फैक्टर इंटू सॉल्यूट आई इंटू पी कर दें? ये पी पता है, राइट। आई निकल जाएगा, यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू कितना रहेगा? 5। तो आई के लिए 1 माइनस 0.5 प्लस 0.5 इंटू 5। देखिए तो मैंने सही लिखा, भांडा फैक्टर ऑफ K4FeCN होल 6। भाई रिप्लाई कीजिए, नहीं रिप्लाई कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा बताइए, स्लो हो जाऊंगा। K4FeCN होल 6, एक रफ स्केच बनाना था, ठीक है। FeCN होल 6 के पावर 4 माइनस, तो x प्लस वाई का वैल्यू 5 हो गया, राइट। यहाँ से कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फोर नहीं होगा ना, 4 नहीं हुआ। 1 माइनस 0.5, 0.5 इंटू 5 2.5, 3 होगा ना। मुझे लगता है 3 होना चाहिए, राइट। अल्फा का वैल्यू 0.5 है। चलिए अब तो सर आई निकल गया और पी पता है, बस ए बता दीजिए। तो ए बताने के लिए आपको नहीं था कि मोलरिटी देकर मोल फ्रैक्शन पूछ रहे हैं, एक कॉन्सेंट्रेशन देकर दूसरा कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहे हैं, तो उसमें हेल्प कौन करता था? डेंसिटी। ये तो मोल कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम हो गया, राइट। तो निकाल पाए निकालना तो आप ही लोग को है। चलिए कोई बात नहीं, मैं हेल्प करता हूँ। लेट थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? 0.1 ना, करेक्ट। और मास ऑफ, आप लोग हाना भी तो बोलते रहिए कम से कम, मुझे उससे कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। और मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे? 1000 इंटू 1.2 मतलब 1200 ग्राम। तो क्या मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा? सर 1200 ग्राम और माइनस 0.1 इंटू मॉलिकुलर वेट किसका? K4FeCN होल 6। हिम्मत करके इस टाइप का प्रॉब्लम बढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकल गया, तो क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट और डिवाइड बाय 18, करेक्ट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता ही चल गया और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया, तो क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट नहीं निकल गया? 0.1 बाई 0.1 और प्लस ए वैल्यू मास ऑफ सॉल्वेंट और डिवाइड बाई 18। क्या मैं सही हूँ? इसको यहाँ पे ला के रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। 3 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू प्रेशर कितना? 25 mm ऑफ Hg ना। ये बढ़िया प्रॉब्लम था, एटलीस्ट JEE मेन लेवल तक का तो परफेक्ट क्वेश्चन था, राइट। इसमें इस क्वेश्चन में सब कुछ ले लिया ना। मोल कॉन्सेप्ट में भी मोलरिटी से मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं वो आ गया, वान डे फैक्टर आ गया, अब प्लस एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गया, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। 15 के लिए 5 मिनट में आपको टाइम देता हूँ,
क्योंकि 15 देखिए सॉल्व करने के लिए तो मैं सॉल्व कर दूंगा, बट उसमें मज़ा नहीं आएगा। आप पहले इसमें दिमाग लगाइए 5 मिनट, सोचिए, कम से कम एक दिमाग में कुछ तो डायग्राम रास्ता बनेगा कैसे जाएं, राइट? या बिल्कुल ब्लैंक आउट, किस पता नहीं चल रहा है, देने दो ही बात हो सकता है, नहीं पता चल रहा है तो फिर से और भी कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा। CO2 प्लस का कोबाल्ट मान लीजिएगा, कोबाल्ट, CO2 प्लस है, एक्चुअली बड़ा लिखा गया है, कोबाल्ट 2 प्लस, और फ्रॉम नहीं है, फॉर्म ए वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम नहीं है, फॉर्म ए वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विथ बेरियम आयन एट द फ्री कटायन, मतलब ये फ्री कटायन मतलब कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर रहेगा, राइट? 4Cn माइनस, सब देख लेंगे। बोलिए फ्री आयन को क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन स्फीयर, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर रहता है, राइट? और कोऑर्डिनेशन स्फीयर बिहेव लाइक ए सिंगल पार्टिकल। चलिए स्टूडेंट, अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, यहाँ देखिए, सबसे पहले तो यह है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे निगेटिव चार्ज रहेगा या पॉजिटिव चार्ज रहेगा? तो सर निगेटिव चार्ज रहेगा। बोलिए क्यों? क्योंकि बाहर में बेरियम 2 प्लस काउंटर करने के लिए है, राइट? तो बेरियम 2 प्लस काउंटर करने के लिए तभी रहेगा ना, बेरियम 2 प्लस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पे निगेटिव चार्ज रहा होगा। कॉमन सेंस की बात हो गया। लेकिन अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट 2 प्लस का नहीं पता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ मान लीजिए, कितना मान लें? x मान लें। तो x मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कोबाल्ट Cn होल x। तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा स्टूडेंट? सर चार्ज आ जाएगा दिस वन, देखिए तो सही है। और ये चार्ज आ जाएगा तो इसका वैलेंसी कितना रहेगा? तो वैलेंसी तो सर हम लोग बचपन में ऐसे ही पढ़े हैं, करेक्ट ना? सल्फेट का कितना वैलेंसी? सल्फेट पे -2 है, 2 माइनस है तो उसका वैलेंसी 2 लेते हैं, राइट? अब बेरियम 2 प्लस, तो इसका वैलेंसी कितना रहेगा? 2। और किसी सॉल्ट को कैसे बनाते थे बचपन में? तो सर इसके वैलेंसी इसको मल्टीप्लाई, इसके वैलेंसी इसको मल्टीप्लाई, राइट?
बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, मजाक मत कीजिएगा। यहाँ तक किनको किनको समझ में आ गया कि सर एटलीस्ट यहाँ तक समझ में आ गया है। और लॉजिक क्या लगा है कि इस पर निगेटिव क्यों रहेगा, और यहाँ पे निगेटिव लाने के पीछे वजह बताए कि बेरियम 2 प्लस, राइट। और जब तक कुछ नहीं बोला गया है तब तक इसका डिसोसिएशन कुछ बोला गया है। अच्छा 75% डिसोसिएशन, राइट। तो 75% डिसोसिएशन, तो इसमें x प्लस बाई का वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट? अब समझ रहे हैं ना कौन सा x प्लस बाई? ये वाला x प्लस बाई, राइट। इस फार्मूला वाला I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस बाई, फार्मूला वाला x प्लस बाई। तो यहाँ पे x प्लस बाई का वैल्यू क्या लगता है? यहाँ पे तो डिसोसिएट तो a और a न मिलेगा ना, ये तो पूरा एक सिंगल पार्टिकल, तो इसका 2 पार्टिकल, इस ब्रैकेट का 2 पार्टिकल, इसका x माइनस 2 पार्टिकल, दोनों पार्टिकल को जोड़ दीजिएगा तो x हो जाएगा, राइट। तो I इक्वल टू 1 माइनस 0.75 अब प्लस 0.75 इंटू एक्स। यहाँ तक क्या आप लोग को समझ में आ गया? यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो समझिए कि आधा जंग, 80% जंग इस प्रॉब्लम का जीत गए। सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऐसा था यहाँ तक आना, राइट। अब बड़ा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट से मिलाकर यहाँ तक आ गए। उसके बाद क्या बोला गया है? और ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, देन फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर। भाई पाई इक्वल टू, अब तो यही करना है ना, ICRT। अब पाई कितना है? 0.984 और I का वैल्यू 1 माइनस 0.75 प्लस 0.75 इंटू एक्स, और कॉन्सेंट्रेशन 0.01 और टेम्परेचर 0.082 और टेम्परेचर 300। ओनली अननोन इज व्हाट? एक्स, और एक्स ही तो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर था, राइट। प्लीज फाइंड आउट। जल्दी से निकालिए तो। थोड़ा अगर कैलकुलेटर भी कैलकुलेट करना पड़ता है तो यहाँ पे कर लीजिए, इसमें 2 मिनट टाइम बच जाएगा मेरा। एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हम लोग सही ट्रैक पे थे।
आंसर तो मोटा मोटी शायद 6 है क्या, देखिए तो, या 5 है, क्या है, 5 मोटा मोटी होना चाहिए। 5.1 तो इंटीग्रल ले लेंगे, 5 ही रहेगा ना कैलकुलेशन में, कहीं 5, आंसर इज 5। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आंसर 5 आ गया तो हम लोग उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फार्मूला भी लिख दिए, राइट। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फार्मूला क्या हो जाएगा, BA3COCN5 राइट। तो ये तो बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। एटलीस्ट ये जो प्रॉब्लम है वो एडवांस के ऑब्जेक्टिव को डिजर्व करता है, नीट नहीं। नीट तक मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक जाना चाहिए, मतलब सीपी में खास करके। हाँ, डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग है, बट यहाँ तक बना लीजिएगा तो आपके मन में एक विश्वास रहेगा ना कि कोई भी लेवल का आएगा तो बन जाएगा। एटलीस्ट देखिए सारा क्वेश्चन एग्जाम में आने के लिए नहीं होता है एक्चुअल में। अब सही थोड़ा सा कटु सत्य बात बताता हूँ, आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। जैसे कैसे आप लोग बोलते हैं सर ये बायो का क्वेश्चन टफ है तो एक्चुअल में उसको मैं ऐसे देखता हूँ कि अगर मैं ये सोचकर आईआईटी का तैयारी के टाइम पे यूरोडोप नहीं लगाता कि नहीं यूरोडोप से सारा प्रॉब्लम तो आएगा नहीं आज के डेट में, कुछ आएगा, बट भाई कोई चीज़ होता है जो मेरा फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करता है और मेरा आईक्यू लेवल बढ़ाता है, क्या यहाँ तक आएगा, और वहाँ तक अगर सोच सकता हूँ तो नीचे वाला पार्ट बहुत आसानी से मैं एनालाइज कर सकता हूँ चीज़ों को। इसलिए अगर कुछ क्वेश्चन टफ भी अगर मिलता है और वहाँ तक चीज़ों को अगर आप जान गए तो नॉलेज तो कभी वेस्ट जाएगा नहीं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ चीज़ें टफ बनाना चाहिए, ये नहीं कि हाँ सर नहीं आएगा या आएगा, जो आएगा देखा जाएगा। जो आने का लेवल आने के लिए तो बस समझ में आ गया कि इस टाइप का आता है, बट उसमें क्या है कि सब्जेक्ट में फिर आपका चैप्टर में डेप्थ नहीं रहेगा। अब यहाँ पे आ गया तो इसमें एक लगा ना कि हाँ कॉन्फिडेंस आ गया, इस टाइप का भी घुमाएगा, खुदा ना खासकर कोई घुमा दिया क्वेश्चन तो हम लोग अटैक कर सकते हैं, बना सकते हैं, एटलीस्ट सोच सकते हैं, राइट। तो ये था, एक क्लास और लूँगा डिस्कशन का, तब सीपी का सारा यहाँ के बाद सारा क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बात है, इसलिए मैं सॉल्व करूँगा एक लाइन से सारे क्वेश्चन को। और एक्सरसाइज 2 का 1-2 क्वेश्चन ही लूँगा, बाकी वहाँ तक बाकी जो जेईई मेन के बच्चे हैं वो बनाएंगे। चलिए आज का इतना ही। आज जितना भी क्वेश्चन बनाया हूँ आप लोगों ने कुछ बनाए थे जो भी मिस्टेक था, लाइक M1 गिवन इक्वल टू M2 वाला, तो सारा क्वेश्चन दोबारा एक बार देख लीजिए, ठीक है।